अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सबके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में होने वाली उस झड़प से मुताल्लिक जहाँ आज मौलाना शेरानी और मौलाना ताहिर अशरफी आपस में बाहम दस्तो गिरेबां हो गए। इसके बाद हम तफसील से बात करेंगे वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म की कल इस्लामाबाद में होने वाली मुतवक्के मुलाकात से मुताल्लिक। और सबसे आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे मोहम्मद आमिर की, जी हाँ, उनकी कौमी टीम में शमूलियत के रोशन होते हुए इम्कानात से मुताल्लिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौलाना ताहिर अशरफी मौजूद होंगे और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के इस इजलास में जो झड़प हुई मौलाना शेरानी और मौलाना ताहिर अशरफी में, जहां वो दोनों दस्तो गिरेबान हुए और मौलाना ताहिर अशरफी ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मौलाना अख्तर शेरानी और उनके साथियों ने ज़दुकोब किया, जबकि मौलाना अख्तर शेरानी ने यह कहा कि मौलाना ताहिर अशरफी ने एजेंडे से हटकर गुफ्तगू की, इजलास में शोर शराबा किया, नाजेबा कलमात अदा किए। उलमाए दीन का तर्ज ज़िंदगी आम लोगों के लिए एक अमली नमूना होता है। ताहिर अशरफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बर्दाश्त और इस पर मबनी ये रवैया क्या मिसाल, क्या मुआशरे पर इसके मनफी असरात मुरतब करते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। मामला क्या हुआ, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये जो कह रही हैं कि दस्तो गिरेबान, तो ये गलत बात है। मेरा गिरेबान ज़रूर पकड़ा है शेरानी साहब ने, मैंने उनका गिरेबान नहीं पकड़ा। तो ये एक तरफा कार्रवाई थी, दो तरफा नहीं थी। दूसरी बात है, ये बर्दाश्त थी तो हमने सब कुछ बर्दाश्त किया और जवाब नहीं दिया, वगरना मुमकिन है वो ताकत में मेरे से ज़्यादा मजबूत ना हो। तो मैंने तो उनको कोई धक्का नहीं दिया, मैंने तो उनको कोई थप्पड़ नहीं मारा, मैंने तो उनका कोई गिरेबान नहीं पकड़ा है। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा आकर, और ये मेरे लिए भी, मैं अब भी अगर सोच रहा हूँ कई घंटों बाद भी, तो बड़ी तशवीश की बात है कि आखिर ऐसा मौलाना शेरानी पे कौन सा दबाव है कि वो इस हद तक उतर आए। हमने तो एक बड़ी सिंपल सादा सी बात की है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के एजेंडे में जो मामलात उम्मत मुस्लिमा तय कर चुकी है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट तय कर चुकी है, उनको दोबारा लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है और किसके कहने पे ये लाए गए हैं, कौन इसका मुहर्रिक है, वो हमें बताया जाए। ये सवाल करना तो कोई जुर्म नहीं है। और मौलाना शेरानी ने पहले कौंसल के मेंबरों पे उसकी जिम्मेदारी डाली। जब तमाम मेंबरान ने कहा कि नहीं, हम तो इससे मुत्तफिक नहीं है कि कादियानियों का मसला दोबारा देखा जाए या मुर्ताद और जिंदीक का मामला जो है पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुस्लिमों के हवाले से देखा जाए, या तकफीर का मसला जो है, तो उसके बाद उनके पास कोई दलील नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। और ये सवाल तो मेरा भी है, मैं भी आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ, और शेरानी साहब से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी, कि एक ऐसा शख्स जो किसी मदरसे का फारिग नहीं था, जिसके पास कोई सरद नहीं थी, और अब आके उसने सरद ली है, वो नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन बन गया, और आज जो कुछ उसने किया वो खाली शेरानी साहब के लिए नहीं, सबके लिए सोचने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जहाँ तक बर्दाश्त की बात है, तो जो हमारा एजेंडा था, जिसके से पहले ये लाया गया, वो यही ज़ाब्ता इखलाक था, रवादारी की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल और उसकी क़यादत की एक अपनी पहचान है रवादारी के हवाले से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान। आप कभी जब भी इकट्ठे होकर बैठा जाता है, किसी एजेंडे पर बात की जाती है, तो इसके हक को मुखालफत में बात की जाती है और बात को एक अच्छे अंदाज से किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हमारे उलमाए कराम होते हैं तो हम उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसा आज क्या मुख्तलिफ हो गया कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई? यही तो मैं सोच में हूँ कि आखिर क्या ऐसा मुख्तलिफ हुआ है। मुझे ये लगता है कि मौलाना शेरानी पर कोई बैरूनी या अंदरूनी वल्लाहु आलम कोई ऐसा दबाव था कि वो ये चाहते थे कि कादियानियों वाला मामला दोबारा खुले, इस मुल्क के अंदर दोबारा एक कत्ल गारत गिरी की फ़िज़ा बने, फ़िरका वाराना तशद्दुद यहाँ पर फैलना शुरू हो और एक नई बहसें यहाँ शुरू हो जाए, और जो नज़रियाती कौंसिल का पहले ही कबाड़ा हुआ है उसका मज़ीद कबाड़ा हो। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर उनको इतना जज्बाती होने की ज़रूरत क्या थी। हम तो एक सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, और मैं आपके ज़रिए भी उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एजेंडे पर चीज़ लाई गई कादियानियों के हवाले
हवाले से और बाकी जो मसाइल है जो तय शुदा है, आखिर किसके कहने पे लाई गई? हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ मौजूद रही, वजारत कानून की तरफ से कोई चीज़ मौजूद रही, वजारत मजहबी उमूर की तरफ से कोई चीज़ मौजूद रही, किसी मिंबर ने इसको नहीं दिया, तो फिर ये एजेंडे पे कैसे आई? क्या उनकी ये ख्वाहिश है? क्या वो ये चाहते हैं? जब मौलाना शरानी ने गुफ्तगू की मीडिया पर तो उन्होंने ये कहा कि आप रास्ते में खड़े थे, उन्होंने सिर्फ आपको हटाया, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई। मतलब बात जहां तक पहुंच गई या जिस तरह से आप बता रहे, आप इस पर रोशनी डालें। आप ही का टीवी वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें मेरा गिरबान पकड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने मौलाना शरानी से ये पूछे, या तो आप उन्हें बुला लें, मैं तो कहते हैं आपने मौलाना शरानी को गलत कलमात का इस्तेमाल किया, आपने कुछ ऐसे जुमले बोले जिसके बाद ये बात आगे बढ़ी। मेरा ख्याल है कि वहाँ सारे मिंबर मौजूद थे। अगर गलत जुमले बोलने पर होता तो फिर तो बाकी कोई मिंबर भी कहता ना मैंने गलत जुमले बोले। किसी मिंबर ने ये नहीं कहा, उनके साथ जो मिंबर बैठे थे उन्होंने भी नहीं ये कहा। बात ये है, चले अगर बिलफर्ज गलत जुमले भी बोले हो तो क्या उनके रिसर्च ऑफिसर कहते हैं कि चूंकि आपका वो ये जो माफिया है, ये जो था, तो कोई एजेंडा था जिसके तहत ये सब कुछ क्रिएट किया गया। मुझे बताइए, आखिरी इजलास में इंसान जो है वो अच्छे अंदाज से अपने घर वापस जाता है या लड़के जाता है? और ये जो रिसर्च ऑफिसर है या वहाँ जो रिसर्च विंग का माफिया है, मैं कई 100 बार टीवियों पे कह चुका हूँ कि ये तो एक माफिया वहाँ बैठा हुआ है जो जिसको एक गिरोह, दहशतगर्द गिरोह की सरपरस्ती हासिल है, और वो वहाँ एक जहर के साथ बैठे हुए हैं, और वो बेचारे ने वहाँ नौकरी करनी है। उसका चेयरमैन शेरानी है, मैं तो नहीं हूँ, तो वो तो जो शेरानी कहेगा वही स्टेटमेंट जारी करेगा ना। मैं मौलाना शेरानी से ये पूछता हूँ, मुझे आप बता दें, मुझे आपसे इख्तलाफ हो गया, मैंने आपको कुछ कह दिया, क्या आप आके मेरा गिरबान पकड़ लेंगे, मेरे बटन तोड़ेंगे, मुझे मारेंगे? ये कौन सा इखलाकियात है? मुझे छोड़ दिए, चलिए एक लम्हे के लिए मैंने कह दिया कि मौलाना शरानी साहब ये आप हमें वजाहत करें, और मैंने वजाहत ही मांगी है, कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं मिंबर हूँ कौंसल, आप कौंसल को एक इतने बड़े बहरान में डाल रहे हैं कि वो कादियानियों का मसला असर नो खोले, और मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, और बाकी मिंबर भी पूछ रहे हैं। ताहिर शफी साहब, ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी कि जो उलमा कराम होते हैं उनकी तर्ज जिंदगी जो है वो एक अमली नमूना होता है, लोग आपको आइडलाइज करते हैं, आप एक आइकॉन होते हैं उनके लिए, तो किस तरह का आप लोग ये इम्पैक्ट दे रहे हैं, किस तरह का ये मैसेज जा रहा है? क्या मुआशरा जो पहले अदम बर्दाश्त का एक नमूना बना हुआ है उसमें आप क्या ऐड इन कर रहे हैं? आप एक तरफ क्यों देखती है, आप ये क्यों नहीं देखती कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जवान हूं, मजमूई तौर पे बात कर रही हूं, उनसे ज्यादा ताकत रखता हूं। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ा, मैंने तो उनका गिरेबान नहीं पकड़ा। मैंने तो उन्हें कहा कि मुझे आपकी सफेद रीश की हया आ रही है। मैं उन्हें मुक्का भी मार सकता था, मैं उन्हें थप्पड़ भी मार सकता था जब उनके लोग मुझे मार रहे थे। तो ये भी तो आप देखे ना, बर्दाश्त की ये रवैया भी तो मेरा देखे आप, कि मैंने उनको हाथ भी नहीं लगाया। मैंने उनको ये जरूर कहा कि मौलाना आपकी सफेद दाढ़ी है और इस सफेद बालों से तो अल्लाह भी हया करता है, मैं बतौर इंसान, वरना मैं उन्हें धक्का दे सकता था जिस वक्त उन्होंने मेरा गिरबान पकड़ा। तो ये बर्दाश्त की ये भी मिसाल है, अगर अज़्म बर्दाश्त की वो है, और ये अफसोसनाक है, कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कभी भी इसको खबरों का मौजू ना बनने देता, लेकिन वहाँ मीडिया मौजूद था, और जब ये बात निकल गई तो मुझे ये बात करनी पड़ रही है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि हम अपने अकायद पे, जहाँ तक कादियानियों का मामला है, वो तय है आईने पाकिस्तान के अंदर, और हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो दोबारा इस मुल्क के अंदर तराजे खड़े करे। वो यहाँ पर तकफीर, फिरकावारियत, कौन काफिर है कौन मुसलमान है, और मुसलमान सेक्टों के अंदर क्या तजादात है, उनको लेके एक बार फिर से आपका मौक़िफ़ आ गया हमारे पास। और बिलाशक ये जो रवैये है ये मनफी असरात मुरतब करते हैं, तहम्मुल, बुर्दबारी का सबूत देना चाहिए। उलमा काउंसिल में अब ये भी बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ नज़रियाती धड़े मौजूद है, तो चले अगर धड़े मौजूद भी है तो क्या तरीक़ाकार जो है उसे मुरतब करने की ज़रूरत है, तरीक़ाकार को वज़ा करने की ज़रूरत है, तहम्मुल और बुर्दबारी का सबूत देने की ज़रूरत है। आपका बहुत अपने मौक़िफ़ से हम सबको आगाह करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कायम अली शाह ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुशावरत के बाद कल इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला कर लिया है। क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, कायम अली शाह ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुशावरत के बाद कल इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मुलाकात का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत रेंजर्स इख्तियारात के मामले को वज़ीर आज़म के साथ बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करेगी। इस सिलसिले में कायम अली शाह इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म को सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जारी तनाज़ा अफ़हाम तफ़हीम से हल होने का ये आखिरी मौका है, ये कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई अगर मस्बत जवाब नहीं मिलता तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में एहतजाज और उसके बाद वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज जैसी ऑप्शंस पर गौर कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये कहना है वज़ीर आज़म का भी और वज़ीर दाखिला का भी। डेडलॉक जो है वो बरकरार है, क्या होने जा रहा है, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? देखिए, ये तो कल चूँकि वज़ीर आला सिंध को बुलाया है वज़ीर आज़म ने, और इस हवाले से ग़ालिबन जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि जो सिंध हुकूमत की इंटरप्रिटेशन है कानून की 147 और सेक्शन 4 एंटी टेररिज्म एक्ट की, वो क्या है, और वफाक की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। बुनियादी तौर पे वफाक ये समझ रहा है कि सेक्शन 4 और एंटी टेररिज्म एक्ट का जो है वो उसमें उसको आप कंडीशनल्स नहीं कर सकते, उसमें शराइत नहीं लगा सकते, और ये इख्तियारात जो है ये गैर मशरूत तौर पे रेंजर्स को दिए गए हैं। सिंध की इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने स्पेसिफाई की है अपनी समरी में, वो बुनियादी तौर पे ये है कि वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, इख्तियारात के भी ख़िलाफ़ नहीं है। वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जब आप कोई किसी को शक की बुनियाद पर और कोई बकौल उनके कोई किसी हाई प्रोफाइल आदमी को शक की बुनियाद पर उठाएं तो उससे पहले वज़ीर आला सिंध जो इस ऑपरेशन के कप्तान हैं उनके इल्म में लाए बग़ैर ये एक्शन ना किया जाए। ग़ालिबन कल जो मुलाकात होगी उसमें वज़ीर दाखिला भी मौजूद होंगे और इम्कान इस चीज़ का है कि मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंध हुकूमत की ने जो सुप्रीम कोर्ट ना जाने का फ़ैसला किया है वो भी बुनियादी तौर पे दो वजूहात की बिना पे किया है। एक तो ये कि कानूनी तौर पे ग़ालिबन उनको मशवरा ये दिया गया है कि उनकी कानूनी पोजीशन कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखना सिर्फ ये है कि वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत क्या ऑप्शंस उनके सामने रखती है और ऐसा क्या फेस सेविंग देती है कि जिसकी बुनियाद पे जो वफाक की इंटरप्रिटेशन है उसको मान लिया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी ने या पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इस मसले को सियासी अंदाज में ही चलाना है, तब तो ये मसला हल नहीं होगा, वरना खासा इम्कान इस चीज़ का है कि कल की मुलाकात के बाद ये सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आपने अभी जो जिक्र किया, आपने कहा कि अदालत जाने का मशवरा जो है वो उन्हें कहा गया कि ना जाए, सिंध हुकूमत को ये मशवरा दिया गया। इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही थी, ये भी कहा गया कि सिंध हुकूमत ने जो समरी भेजी है उसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कानूनी तौर पर उन्हें वीक कर देती है। लेकिन ये वजाहत कीजिएगा कि अब हमने देखा वज़ारत दाखिला की जानिब से यू टर्न ये आया कि चौधरी निसार जो हैं वो अब ये इजहार ख्याल कर रहे हैं कि शायद अदालत में इस मामले को वो ले जाए और पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले से ज़रा पीछे हट गई है, यानी कि वो अब मामले को अदालत में ले जाने के बजाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट नहीं तो सड़कों पर जाने की बात कर रही है। तो ये किस तरह से अब बात जो है पलट गई है, अदालत में अब जो है वो विफाक जाएगा ना कि सिंध हुकूमत? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कल की जो मुलाकात होगी उसका फाइनल आउटकम क्या होता है उस मुलाकात का। अगर वो मुलाकात नाकाम हो जाती है या सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो फिर जो भी सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी ऑप्शन अडॉप्ट करे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास सिंध से बाहर एजिटेशन का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में ज़रूर उनकी सेनेट में अक्सरियत है, कौमी असम्बली में उनकी अच्छी खासी सूरत हाल इस तरह की है कि वो और अवामी नेशनल पार्टी मिल के कोई इस तरह की शोर शराबा कर सकते हैं। लेकिन जो हमें जिसे स्ट्रीट एजिटेशन कहेंगे वो ग़ालिबन उसको उतनी हिमायत हासिल नहीं होगी, दोनों वजह से। एक वजह यह कि कराची ऑपरेशन के हवाले से भी लोगों की जो अपोजिशन पार्टी हैं वो भी इस ऑपरेशन की हिमायत करती हैं। पीपल्स पार्टी ग़ालिबन इसको सूबाई खुद मुख्तारी का मसला बनाने की कोशिश करेगी, वो इतना मजबूती से नहीं पेश किया जा सकेगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहती है और जो इम्कानात हैं वो तो यही लगते हैं
कि शायद वज़ीर आज़म की कल की मुलाकात के बाद ये मसला ख़ासी हद तक हल हो जाए। लेकिन क्या डॉक्टर आसिम पर से इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ा जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, इसका इम्कान बहुत कम है। लेकिन ये रेंजर्स के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि जब आप किसी को इतने सीरियस चार्ज पर जो है वो उस पर चार्ज लगाते हैं। अब्बास साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मामलात बेहतर कल होते भी हैं तो वो मशरूत होंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मशरूत उस पर नहीं है। मतलब डॉक्टर आसिम का केस अदालत में, वो तो अदालत ही फैसला करेगी। और ये ज़रूर है कि कोई इस तरह की कमेटी गालबन बना दी जाएगी कि वो कोऑर्डिनेशन जो ये कोऑर्डिनेशन का फुक़दान नज़र आता है रेंजर्स, सूबाई हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में। देखिए, जो खुर्शीद शाह या दूसरे लोग कहते हैं कि वज़ीर दाखिला का इसमें रोल नहीं बनता, वो भी गलत है। क्योंकि जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तो कप्तान इसके वज़ीर आला थे, नायब कप्तान इसके गवर्नर थे, और वज़ीर दाखिला को सुपरवाइज करने के लिए कहा गया था कि इस ऑपरेशन को की सुपरविजन जो है शुरू से वो मौजूद थे साथ, और डीजी रेंजर्स ऑपरेशनल कमांडर। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा कि इम्कानात, ठीक है, आपने कहा कि इम्कानात रोशन है कि कल ये मामला शायद हल हो जाए, क्योंकि स्ट्रीट ऑप्शन भी जो है वो पीपल्स पार्टी के हक में इतना नहीं होगा। सिमिलरली कानून अदालत की तरफ वो जाना नहीं चाह रहे। तो ये बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि परसिस्ट करता है ये मामला, ये टर्मोइल जो ये बरकरार रहता है, तो फिर क्या ऑप्शंस होंगी? आपने सिंध हुकूमत की तरफ से तो बता दिया कि ये ऑप्शंस है जो कि वो शायद ना यूज़ करे। अगर हुकूमत की हम बात करते हैं तो जो ऑप्शन सामने रखी जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये कहा जा रहा है कि गवर्नर राज भी आ सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि इन हाउस चेंजेस हो सकते हैं। और इन हाउस चेंजेस के हवाले से बहुत सारी राय जो है वो सामने आ रही है, जरा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है उस हद तक हुकूमती ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत किसी किस्म के तसादुम की तरफ नहीं जाएगी। उसकी ऑब्वियस है कि उनका, अगर उन्होंने ये राह इख्तियार की तो उनको भी नुकसान होगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी कमज़ोर ही सही, पीपल्स पार्टी ऐसी क़ुव्वत ज़रूर है कि जो अगर आप गलती पे गलती करती जाएँ तो शायद पीपल्स पार्टी को हमदर्दियाँ मिलती रहें, बढ़ जाएँ उसकी। तो वफाकी हुकूमत क़तई तौर पर यह नहीं चाहेगी, और ना मुझे इमरजेंसी का इम्कान लग रहा है, ना गवर्नर राज का इम्कान लग रहा है। वो जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्टली उनको पावर्स डेलीगेट कर दी हैं, रेंजर्स को, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम कर रही है, और FIA को, वो मेरा ख्याल है उस तरह फिर काम ज़रा और तेज़ हो जाएगा बग़ैर कुछ इमरजेंसी लगाए। अब सिंध हुकूमत के पास ऑप्शन जो हैं वो ये हैं कि वो ये कह सकते हैं कि जी हमें रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है, हम एक करारदाद के ज़रिए वो जो एक्सटेंशन है वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और ये लेकिन वो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, वो इसको भी इस्तेमाल नहीं कर रहे मज़हर अब्बास साहब। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे जी, वो इसलिए सिंध हुकूमत इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रही कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर उनके ऊपर एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो फिर सिंध में अमन व अमान बरकरार रखें, कि क्या वो इस पुलिस फोर्स के साथ अमन व अमान बरकरार रख सकते हैं। तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा, जो मेरा ख्याल है उतनी एक्सट्रीम पर जाती हो मुझे सूरत हाल लग नहीं रही। और कराची के बेहतर होते हुए हालात में उनके लिए ये बेहतर भी नहीं होगा। आखिरी सवाल मज़हर अब्बास साहब आपसे ये कि ये फिर यानी कि जो स्पेकुलेशन की जाती है कि ये सब कुछ एक ड्रामा है और सिर्फ ये पीपल्स पार्टी के शायद रिवाइवल का एक तरीका है, सिंध हुकूमत और रेंजर्स को लड़ाकर वो जो जाले का एक नारा है, एस्टैब्लिशमेंट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो नारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो क्या ये भी हो सकता है? तज्जिया चाहिए आपका। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल। पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का तो मसला है, रिवाइवल उनका किस ग्राउंड पे हो सकता है? रिवाइवल रेंजर्स के खिलाफ खड़े होकर तो उनका रिवाइवल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की जियाले को जिंदा करके उनका रिवाइवल हो सकता है। नहीं, वो भी रिवाइवल उसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कोई प्रोग्राम आप दें। अभी तक पीपल्स पार्टी ने उस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं दिया है। पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पंजाब में, ज़ाहिर है सिंध में उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में वो क्या प्रोग्राम लेकर आते हैं? पंजाब में इस वक्त चैलेंज सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए मुस्लिम लीग नून ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ भी है जो उसका वोट ले गई है। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वो क्या बेहतर ऑप्शन दे सकते हैं? तहरीक इंसाफ तो टेस्टेड नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल जो है वो सिवाय सिर्फ एंटी मुस्लिम लीग नून होने से नहीं बनेगा। पीपल्स पार्टी अगर एंटी मुस्लिम लीग नून कोई बहुत ज़्यादा अपने वर्कर्स को मोबिलाइज कर भी ले
तो ऑप्शन तहरीक इंसाफ मौजूद है जो ज़्यादा फोर्सफुली मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। तो पीपल्स पार्टी का रिवाइवल सिर्फ उस वैक्यूम में है जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस को वो वापस अपने गिर्द ला सकते हैं, उन लोगों को वापस ला सकते हैं। कोई नया प्रोग्राम जो उनकी स्ट्रेंथ थी, मजदूर, किसान, तलबा, ख़वातीन और माइनॉरिटीज़, ये पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ हुआ करती थी। इन पांचों शोबों में पीपल्स पार्टी कमज़ोर नज़र आई हमें। उन्होंने इन शोबों को मजबूत करने की कोशिश नहीं की। तो अब पीपल्स पार्टी का रिवाइवल इस जगह पे है। पीपल्स पार्टी का रिवाइवल कराची ऑपरेशन को मुतनाज़ा बनाने में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की भी बात हो सकती है। सिंध वफाक के तनाज़े का हल जो कि कशीदगी इख्तियार करता जा रहा है, इसका मुमकिन जवाब जो है हमें कल मिल सकता है। मज़हर अब्बास साहब, आपके तज्ज़े का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमने बात करनी है मोहम्मद आमिर की। जी हाँ, मोहम्मद आमिर कौमी क्रिकेट टीम में जिनके शमूलियत के इम्कान रोशन हो गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पॉट फिक्सिंग केस में 5 साला पाबंदी का शिकार होने वाले मोहम्मद आमिर, इम्कानात रोशन हो गए हैं कि कौमी क्रिकेट टीम में वो शामिल हो जाएंगे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद आमिर के हक में फैसला भी दिया और उन्हें कौमी टीम में शामिल होने का अहल भी करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी ने मोहम्मद हफीज और अजहर अली को मोहम्मद आमिर के कौमी टीम में शामिल होने पर राजी कर लिया है। अब देखना यह है कि कौमी टीम में शामिल होने की सूरत में मोहम्मद आमिर अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर अपनी पोजीशन मजबूत करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आमिर सोहेल, साबिक कप्तान, हमारे साथ मौजूद। आमिर सोहेल साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है, आपका जानना चाहते हैं, आपकी राय इस हवाले से क्या है कि मोहम्मद आमिर को खिलाना चाहिए कि नहीं? देखिए, इसमें आपकी राय जो है वो, या मेरी राय या किसी और की राय जो है काउंट नहीं करती। जो सियाको सबाक है वो ये है कि जब इनके खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग का केस जो अनअर्थ हुआ था, तो उस वक्त जब लीगैलिटीज़ देखी गई तो कोई इतने ज़्यादा शवाहिद नहीं थे और लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आईसीसी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो है फंस जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कुछ आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने कुछ एक्स क्रिकेटर्स को अप्रोच किया कि मोहम्मद आमिर को और या दूसरे किसी प्लेयर को जो है वो आप कन्विंस करें कि अप्रूवर बने और उनको जो है उनके साथ लीनियंसी दिखाई जाएगी। तो उसमें मोहम्मद आमिर अप्रूवर बने, तो ये आईसीसी की तरफ से प्रेशर है और वो चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर टीम में आए। और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो देखे वो बिल्कुल उन्होंने सर खाम किया हुआ है और उनको टीम में लाने के लिए वो जो है वो सर तो जो है वो मेहनत कर रहे हैं। तो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, इसमें आपकी और मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। और आप देखेंगे तो आमिर सोहेल साहब, अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती, आमिर सोहेल साहब माज़रत के साथ, अगर आपकी और मेरी ओपिनियन मैटर नहीं करती तो फिर आप क्या कहेंगे जब मोहम्मद हफीज और अजहर अली जो है वो इस पर आवाज उठाते हैं, अपनी राय भी देते हैं, इस्तीफा भी पेश कर देते हैं, इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अब इवेंचुअली उसका आउटकम क्या हुआ, क्योंकि एक डिसीजन ये पहले से हुआ बहुत ही मज़हका खेज आउटकम हुआ, उनसे एक अहदनामा लिया गया जो कि काफी उसकी अब जगहसाई भी हो रही है। देखिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अहदनामा लेने की ज़रूरत क्या पड़ रही है। अगर वो अथॉरिटी है पाकिस्तान में क्रिकेट की, तो उन्होंने प्लेयरों को जो है कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और वो बाउंड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के ऊपर। तो ये अहदनामे की तो मुझे समझ नहीं आ रही। और जहाँ तक आपने हाई कोर्ट में जो बात की है, देखें हाई कोर्ट ने तो उनका ब्रेड एंड बटर नहीं रोकना था। अखलाकियात के ऊपर हाई कोर्ट में फैसले नहीं होते। बेसिकली ये है कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये मैच फिक्सिंग के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है, तो उस शिक को लेके जाया जाता तो फिर कोई आउटकम आने का चांस था। जब आप मेयर किसी का रिजक रोकने के लिए करेंगे तो इवेंचुअली ये डिसीजन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही है। अब वो खुद कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है, अब वो क्या फैसला करते हैं इनको टीम में लाने का, तो इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा,
अच्छा आमिर सुहेल साहब, आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत जिम्मेदारी है, लेकिन हम देखते हैं हमेशा इसी तरह से खिलाड़ी मेन स्क्रीन पर आते हैं, कोई ना कोई बात कर जाते हैं, जिसके बाद उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये कमी क्यों नजर आती है? पीसीबी की जानिब से कोई कमी है? मामले को अफवाह तफहीम से क्यों नहीं हल किया जाता? इसे मीडिया पर लाकर फिर क्यों वो इस कदर मज़ाक का खेज बना देते हैं? देखिए, ये लैक ऑफ एबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप वर्टिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें या अगर आप हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन की बात करें, अगर वो नहीं होगा तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है आए रोज़ जो है वो दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेट चलानी आनी चाहिए। ये काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस मौके के ऊपर कौन सी स्मेल आ रही है और उसको पहले से ही एड्रेस कर दिया जाए और चीज़ों को बगैर किसी रुकावट के आगे लेके जाया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आप भी मीडिया पे बैठे हुए हैं, देयर इज़ अ बैड न्यूज़ विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एवरी डे। और जो अभी आप देखें, इन्होंने जो मेंटर भी बनाया शोएब मलिक को, इसका मोहम्मद आमिर का, तो मुझे ये बताएं कि अगर उसको अभी भी मेंटरिंग की ज़रूरत है तो फिर आप इतना ज़्यादा रश क्यों कर रहे हैं उनको पाकिस्तान टीम में लेके आने का। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको मेंटर अभी भी चाहिए तो ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो तो फेलियर हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सोचता ही नहीं है कि उनका जो डिसीजन है उसके आफ्टरमाथ कितना आ सकता है। वो बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेट किस तरह करना, वो इसी तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सही, यानी कि शोएब मलिक के उनके मेंटर बनाने के हवाले से भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमिर सुहेल साहब, क्यों बनाया जा रहा है? क्या उनको लाहौर हाई कोर्ट मेंटरों की में जरूरत है? जी 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 जी। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई थी, उस पर मैं एक सवाल करना चाह रही थी आपसे कि ये जो रिट दायर की गई, जबकि फैसला एक आ चुका हुआ था, वो अपनी सजा भुगत चुके हुए थे, वो क्लियर होकर बाहर आए, एक वक्त उन्होंने गुजारा, जैसे इमरान खान ने भी कहा कि ठीक है उन्होंने अपनी सजा भुगत ली, उसके बाद अब ये वक्त है कि वो अब परफॉर्म करें। तो क्या कहेंगे, इस तरह की रिट दायर करके क्या शो करने की कोशिश की जा रही है और इस पर आपके कॉमेंट्स? देखिए, ये बेसिकली एक इस्लामाबाद में भी रिट हुई है जो पाकिस्तान के एक एक्स कमेंटेटर हैं, वो रेडियो पे कमेंट्री किया करते थे, आजकल वो मुबसर बने हुए हैं। उन्होंने ये रिट की हुई है। उन्होंने इसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कानून है जो ये कहता है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, तो उनको इस शिक को लेके वो हाई कोर्ट में गए हुए हैं। आई थिंक ये यहाँ पे जो रिट की गई है उसको नलीफाई करवाने के लिए की गई थी। तो बेसिकली अगर आप सियाकों से बात देखें तो आपको सारा कुछ समझ आता है। अगर लीगल ग्राउंड नहीं है, देखिए लीगल ग्राउंड नहीं होगी तो जज्बातियत या अखलाकियत के ऊपर हाई कोर्ट या जो कोर्ट हैं वो फैसले नहीं करते, वो कानून के ऊपर फैसले करते हैं। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसके ऊपर फैसला आएगा, अखलाकियत के ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा वहां पे। सही सही। आमिर सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। बिलाशक मोहम्मद को अब एक मौका दिया जाना चाहिए। और मोहम्मद आमिर के हवाले से ये भी उन्होंने कहा कि पीसीबी में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, चेयरमैन एक आ रहा है, एक चेयरमैन जा रहा है, जिसकी वजह से पीसीबी जो है वो उस तरह से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती कि आखिर में कुछ ऐसी मज़ाक़ सी शक्ल, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं, सामने आ जाती है। आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे मेहरीन सिप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।